हेलो दोस्तों, गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए हैं वो पीएचएन नर्सिंग और आरआरबी के लिए है। और ये हमारे सर पे ये जो बड़े बड़े दो एग्जाम हैं उसके लिए हम लोग सीरीज डाल रहे हैं। और इसमें से क्या नर्वस सिस्टम का जो एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। एमसीक्यू सीरीज है ये। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अगर क्लासेस अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि नीडफुल लोगों को ये क्लासेस देखने को मिल सके। While assessing the neurological function of a patient, nurse perform Romberg test as the screening measurement for what? So वन लाइनर क्वेश्चन पे हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि रोमबर्ग टेस्ट क्या है। फर्स्ट एक नंबर का हमारा क्या होगा ये, अगर क्वेश्चन आता है तो हमारे से एक नंबर भी छूटना नहीं चाहिए। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है ये, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं आप, तो बैलेंस के लिए हम यूज करेंगे, ठीक। और कौन से क्रैनियल नर्व के इन्वॉल्वमेंट पे करते हैं, तो क्या आंसर देंगे आप लोग, वेस्टिबुलो कॉक्लियर। वेस्टिबुलो कॉक्लियर जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि दो नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। एक वेस्टिब्यूल, नेक्स्ट कॉक्लियर। तो कॉक्लियर जो होता है वो हियरिंग के लिए है, वेस्टिब्यूल जो है वो बैलेंस के लिए है, ठीक है। सो रोमबर्ग टेस्ट में हम क्या बोलते हैं, पेशेंट को एक स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करते हैं और बोलते हैं कि इस पे जो है आपको चलना है। अगर पेशेंट अपने बॉडी को बैलेंस करता हुआ उस स्ट्रेट लाइन पे चलता है, दैट मीन्स उसका रोमबर्ग टेस्ट क्या है, नॉर्मल है। सो इसका यूज क्यों करते हैं, बैलेंस के लिए करते हैं। तो बी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मसल कोऑर्डिनेशन के लिए हम दूसरा टेस्ट करते हैं जिसका नाम है हिल टू साइन टेस्ट, ठीक। मसल स्ट्रेंथ के लिए भी हम जो है न्यूरोमस्कुलर फंक्शन टेस्ट करते हैं, ना कि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, ठीक। सेंसेशन के लिए भी जो है हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते तो हैं, लेकिन ये जो हमारा रोमबर्ग टेस्ट नहीं है वो, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लियर हो गया होगा कि बी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हील टू साइन टेस्ट असेस फॉर व्हाट। हील टू साइन टेस्ट किसके लिए यूज करेंगे, मसल स्ट्रेंथ के लिए। तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट करते हैं। इसके 5 पैरामीटर्स होते हैं, उसके बेसिस पे हमारे मसल्स स्ट्रेंथ कैसे वर्क कर रहा है उसको जो है हम पॉइंट देते हैं, ठीक। मसल कोऑर्डिनेशन के लिए यूज करते हैं क्या, हाँ, तो मसल कोऑर्डिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज का यू में मसल कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि नहीं, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हील टू साइन टेस्ट। इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज के लिए जो है हमारा क्या हो जाएगा, न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट में हम ये चेक करेंगे, ठीक। हील टू साइन टेस्ट में नहीं करेंगे। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। तो हम लोग देखते हैं कि हील टू साइन टेस्ट होता क्या है। सो हील टू साइन टेस्ट क्या होता है, दैट इज द सेरिब्रल टेस्ट। सो हील टू साइन टेस्ट क्या है हमारा, ये हील टू साइन टेस्ट, दैट इज द, ये ब्रेन पार्ट के जो है टेस्ट को हम वर्क करा प्रॉपरली उसके लिए करते हैं, तो दैट इज द सेरिबेलर टेस्ट, ठीक। यूज टू करते हैं मसल कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि नहीं लोअर एक्सट्रीमिटीज में, उसको चेक करने के लिए करते हैं। अब नॉर्मल देखने को कब मिल सकता है आप लोगों को, ये कब मिलेगा, लॉस ऑफ मोटर स्ट्रेंथ, ठीक। दैट मीन्स सेरिब्रल पार्ट इज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। या फिर क्या देखने को मिल जाए, सेरिबेलर रीजन्स देखने को मिल जाए ब्रेन पार्ट में, उसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एबनॉर्मल देखने को मिलेगा। सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, बी जो है उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। 40 year old मेल पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ क्रोनिक प्रोग्रेसिव मेंटल डिटोरिएशन। क्या कंप्लेन कर रहा है वो, उसका जो है मेंटली क्या हो रहा है, वो डिटोरिएट हो रहा है और क्रोनिकली हो रहा है, ठीक। एडमिट हुआ है कहाँ पे, यूनिट में। नर्स रिकॉग्नाइज दैट दीज करेक्टरिस्टिक इंडिकेट अ डिजीज। क्या, क्रोनिक प्रोग्रेसिव मेंटली जो है डिटोरिएशन जो है क्या है, ये डिजीज को इंडिकेट करता है। रिजल्ट क्यों होता है ये, दैट इज द
डीजनरेशन इन द बेसल गैंग्लिया एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ऐसा किसमें देखने को मिलता है कि बेसल गैंग्लिया और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में डीजनरेशन हो रहा है, ठीक है, और उसके वजह से साइन सिम्टम्स क्या आ रहा है, उसका जो है मेंटली जो हो रहा है वो डिटोरिएट हो रहा है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो होता है वो ये क्या होता है, एक नर्व सेल इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, सीएनएस का, ठीक। ये क्या होता है, पीएनएस का जो होता है नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक। क्लियर करूंगी मैं एक एक चीज। मस्थेनिया ग्रेविस जो होता है मसल्स न्यूरोमस्कुलर जो है ये देखने को मिलता है, न्यूरोमस्कुलर जनरेशन देखने को मिलता है बेसिकली कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर में, एसीएच एस्टिल कोलिन देखने को मिलेगा, ठीक। एस्टिल कोलिन के डिजनरेशन में ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये क्या है, हंटिंगटन डिजीज। तो हमारे पास हमने बाकी को हटा दिया है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वन जो होगा आपका ये राइट आंसर होगा। अभी क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। हम लोग देखते हैं ये हंटिंगटन डिजीज होता क्या, थोड़ा बहुत हर डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे क्वेश्चंस में आएगा, ठीक। सो हंटिंगटन डिजीज, एचडी का दूसरा नाम क्या है हमारा, हंटिंगटन कोरिया। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, सो ये हमें एक नंबर दिलवा सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हंटिंगटन डिजीज। तो अदर नेम क्या उसका, हंटिंगटन कोरिया है। और ये क्या होता है, एक दूसरा नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, इनहेरिटेड ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये एचडी क्या है हमारा, ये दूसरा नंबर आपको दिलाएगा, ये क्या है, इनहेरिटेड ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ठीक है। और ये होता क्या है कि न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर होता है। हंटिंगटन्स क्या है, प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है। ये होगा क्यों, तो ब्रेन सेल के डेथ होने की वजह से, ब्रेन सेल का डिजनरेशन होने की वजह से देखने को मिलता है। बेसिकली ये होल ब्रेन को जो है अफेक्ट करता है, लेकिन इसका बेसिक जो ब्रेन सेल इन्वॉल्वमेंट होगा वो क्या होगा, बेसल गैंग्लिया एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो जो हमारा ये बेसल गैंग्लिया का फंक्शन है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स का फंक्शन है, ये जल्दी जो है क्या देखने को मिलेगा, इम्पेयर्ड देखने को मिलेगा। और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, जैसे कि हमारा क्या देखने को मिल जाएगा, मेंटल एबिलिटी जो है वो डिटोरिएट होगी, अफेक्ट भी होगा, मेंटल अफेक्ट, ठीक। कॉग्निटिव फंक्शंस भी इम्पेयर्ड होंगे, मोटर एंड बिहेवियरल चेंजेस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हंटिंगटन डिजीज होता क्या है। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, हम एक भी नंबर जो है एग्जाम में छोड़ेंगे नहीं, ठीक। सो इसका आंसर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम वो देखते हैं। ग्रुप ऑफ सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई विद इन द ब्रेन कॉल बेसल गैंग्लिया। पूछ सकता है आपसे व्हाट द मीन ऑफ बेसल गैंग्लिया। अगर आ रहा है तो बच्चा लोग एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई के पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, बेसल गैंग्लिया, ठीक। एक नंबर यहाँ से मिलेगा हमें। हेल्प करता है किसके लिए, बेसल गैंग्लिया का वर्क क्या होता है हम इसको देखेंगे। हेल्प टू परफॉर्म विच इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक। अनकंडीशनल लर्निंग नहीं, ये नहीं करता है। इमोशनल बिहेवियर को बेसल गैंग्लिया जो है वो का फंक्शन होता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी या लर्निंग इम्पेयरमेंट, लर्निंग इम्पेयरमेंट में ये जो है वो उसका फंक्शन नहीं होता है। इनवॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी में भी जो है वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी करवाते हैं, ये इनवॉलेंट्री नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ये V1 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं हम बेसल गैंग्लिया का वर्क क्या क्या होता है। सो बेसल गैंग्लिया का जो है वर्क क्या क्या होता है उसको हम देखेंगे। अभी पढ़ा हम लोगों ने कि ये क्या है, एक ग्रुप है किसका, सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई का। बेसिकली कहाँ प्रेजेंट मिलेंगे ये आप लोग को, ग्रे मैटर्स में देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, बिलो कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, फंक्शन क्या होता है बेसल गैंग्लिया का, तो ये मोटर कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑल्सो सम मतलब इसका जो है बेसिक जो है फंक्शन होता है, जैसे मोटर लर्निंग पे ये हेल्प करेगा, स्किलफुल वर्क में करेगा। जैसे कि आपने कुछ सीखा है कि इसको जो है ऐसे काम करना है, हमें जो है मोबाइल फोन जो है ऐसे यूज करना है,
तो ये जो स्किल आता है उस पे हमारा जो है ये वर्क करेगा कि स्किल जो है वो कैसे करेंगे। लोग कपड़े सिलते हैं तो वो स्किल होता है, तो ये मोटर लर्निंग स्किल में जो है ये बेसल गैंग्लिया जो होता है इन्वॉल्व होगा। ठीक, इमोशनल बिहेवियर में भी ये हेल्प करता है। रोना है, सामने दुख हुआ है उसमें रोना है कि नहीं, खुश है तो हंसेंगे कि नहीं, उसमें जो होता है ये हमारा बेसल गैंग्लिया जो होता है इन्वॉल्व होता है। और इम्पोर्टेंट रोल जैसे कि रिवॉर्ड में, री और एडिक्टिव बिहेवियर में भी किसका रोल होता है, और हैबिट फॉर्मेशन में भी किसका रोल होगा, हमारा बेसल गैंग्लिया का। ठीक है, तो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो हमें रिवॉर्ड और री मिलता है, वाह सब बात अच्छा किया तुमने ऐसा, या फिर वाह कितना अच्छा किया मैंने, ये हमारे अंदर जो बेसल गैंग्लिया है उसकी वजह से। जो हम मोटिवेट होते हैं वो किसकी वजह से होता है, हमारा बेसल गैंग्लिया की वजह से होता है। रोना है, हंसना है, नहीं हंसना है, ये भी इफेक्ट डालता है थोड़ा बहुत इस पे जो है हमारे बेसल गैंग्लिया के ऊपर डालता है। ठीक है, और एडिक्शन होना किसी चीज का वो भी हमारा बेसल गैंग्लिया जो होता है इफेक्ट करता है। तो अभी क्लियर हो गया होगा। बोलते हैं ना कि मेरी तो आदत पड़ गई है चाय पीने की, तो वो भी जो है कौन करवाता है, बेसल गैंग्लिया, हमारा ब्रेन ही है जो सब कुछ करवाता है। सो राइट आंसर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लर्निंग इम्पेयरमेंट लर्निंग करवाता है ना ये, हाँ मोटर लर्निंग करवाता है ये, और अनकंडीशनल लर्निंग भी नहीं करवाता है ये, वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी कराता है। ठीक, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम का दूसरा नाम क्या है, फोर ब्रेन, कंट्रोल द वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सेरिब्रम को दूसरा नाम क्या है, फोर ब्रेन, ये भी हमें एक एक नंबर दिलाएगा। व्हाट द अदर नेम ऑफ सेरिब्रम, दैट इज द नेम ऑफ फोर ब्रेन। फंक्शन क्या होता है इसका, क्या कंट्रोल करता है, रिस्पायरेटरी को तो मिडल ऑब्लोंगाटा करता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को भी मेडल ऑब्लोंगाटा कहता है ना। पोस्चर के लिए तभी हम लोग पढ़ लिया कि कौन करता है, हमारा वेस्टिबुलोकोक्लियर जो होगा नर्व जो है इसको करेगा पोस्चर पे। ठीक है, और स्केलेटन सिस्टम के लिए ये होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेरिब्रम। ब्रम से याद रखिए आप लोग, मेंटल बिहेवियर एंड थॉट पे जो है ये काम करेगा। ठीक है, सीरियस रहना मेंटल बिहेवियर थॉट पे। तो राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बी। सेरिब्रम क्या करेगा ये, सेरिब्रम का फंक्शन क्या होगा, ये मेंटल बिहेवियर और थॉट प्रोसेस पे काम करता है, थॉट पे काम करेगा ये। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल हायर मेंटल एक्टिविटी लाइक रीजनिंग। ठीक है, तो जैसे कि हमारा ये टेम्पोरल टेम्पोरल लोब जो है वो, ये हमारा जो टेम्पोरल लोब है वो किसके लिए यूज होगा, हमारा हियरिंग और बैलेंसिंग के लिए जो होगा। और कुछ भी चीजें जो हमें बोली गई है वो हमारे कॉन्शियस माइंड में है या नहीं, उसके लिए हमारा क्या होगा, ये टेम्पोरल वोल इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है वो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, किसके लिए यूज करेंगे ये, हमारा वाइटल ऑर्गन के फंक्शन के लिए, फिर रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए। तो मेंटल रीजनिंग एक्टिविटी के लिए हमारा कौन सा पार्ट होता है, हमारा जो ये फ्रंटल लोब होता है वो होता है। ठीक है, सेरिबेलम जो होता है वो बैलेंस वगैरह के लिए, मसल कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बी जो होगा वो सेरिबेलम, वो सेरिबेलम का क्लियर होगा। बी जो होगा हमारा फ्रंटल लोब, वो जो होता है हमारा किसके लिए यूज करते हैं, बोलते नहीं है कुछ एक्टिविटी करना है तो टीचर्स क्वेश्चन बोलते हैं माथे में घुसाओ, अपने फोरहेड में घुसाओ, सही चीजें। तो फ्रंटल लोब ही जो होता है उसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जिनका फ्रंटल लोब अच्छे से काम करता है उनकी रीजनिंग जो होती है अच्छी होती है। ठीक है, सो पढ़ेंगे हम लोग फ्रंटल लोब कहाँ होता है, कैसे वर्क करता है। सो फ्रंटल लोब क्या होगा, बिहाइंड द फोरहेड, हमारे जो ये फोरहेड है इसके पीछे होगा क्या, हमारा फ्रंटल लोब। वर्क क्या करता है, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग लाइक रीजनिंग, मोटर कंट्रोल, इमोशन एंड लैंग्वेज पे क्या काम करेगा हमारा ये फोरहेड। ऐसा ऐसा क्यों करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ एरियाज आर सिचुएटेड इन द फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स। फ्रंटल लोब आंसर नहीं आ रहा है क्वेश्चन ऑप्शन में, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी आता है, तो हमें वो जो है राइट मानना है। ठीक है, अगर यहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स आ रहा है
तो हमें इसको भी क्या करना होगा, राइट करना होगा, ठीक है। सो क्लियर हो गया होगा, राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लीजन इन ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम अफेक्ट ऑन व्हाट। सो ऑक्सीपिटल लोब किसके लिए वर्क करता है, तो विजन के लिए जो होता है वो वर्क करता है, ठीक है। हियरिंग के लिए हमारा टेम्पोरल लोब जाएगा, स्पीच के लिए हमारा ब्रोका एरिया जाएगा, ठीक है। और विजन जो होगा वो उसके लिए क्या जाएगा, ऑक्सीपिटल लोब। विजन से नहीं क्लियर हो रहा है तो आप लोग याद रखिए ऑप्थेल्मा, ठीक। देखने के लिए ऑप्थेल्मा जो होता है वो आई डिपार्टमेंट होता है ना, विजन, और ऑक्सीपिटल लोब ऑप्थेल्मा दोनों में ओ आ रहा है, तो दैट मीन्स विजन के लिए कौन हेल्पफुल होगा, हमारा ऑक्सीपिटल लोब। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। ए जो है आपका राइट आंसर होगा। स्पीच पार्ट नहीं होगा, हियरिंग नहीं होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक। सेरिब्रम किसके लिए होगा, सेरिब्रम का कौन सा पार्ट, ऑक्सीपिटल विजन के लिए होगा, ठीक है। सो हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेरिब्रम इज सेंसरी परसेप्शन बाय डिफरेंट लोब, लाइक विजुअल एरिया जो होता है वो ऑक्सीपिटल लोब के लिए होता है, ऑडिटरी एरिया जो होता है वो टेम्पोरल लोब के लिए होता है, ठीक। और ये जो हमारा स्मेल वाला एरिया भी आता है वो हमारा कहाँ आ जाएगा, टेम्पोरल लोब में ही देखने को मिलेगा। गैस्ट्रेटरी एरिया हो गया हमारा, सेंसेशन जितने भी हैं वो हमारे कहाँ से देखने को मिलेंगे, पैराइटल, परसेप्शन सेंसेशन जो भी होगा वो हमारे पैराइटल लोब से देखने को मिलेगा, सोमैटोसेंसरी एरिया। एंड मोटर जितने भी इन्वॉल्वमेंट होंगे वो किस में देखने को मिलेंगे, फ्रंटल। तो याद रखना है आपको, विजन किस पे देखने को मिलेगा, विजन जो होगा वो हमारा ऑक्सीपिटल, क्वेश्चंस आते हैं ये ऑक्सीपिटल लोब में देखने को मिलेगा। ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी, कौन सा, ऑडिटरी एंड ऑल्फैक्टरी दोनों किस में देखने को मिलेंगे, टेम्पोरल लोब में देखने को मिलेंगे। गैस्ट्रेटरी और परसेप्शन का जितना भी है, सोमैटोसेंसरी किस पे देखने को मिलेंगे, पैराइटल लोब में। मोटर एरियाज जितने भी होंगे, मोटर फंक्शंस, वो किस में आएंगे, फ्रंटल लोब में, ठीक। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजन, ठीक। क्लियर हो गया अभी आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू असेस द फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम, ठीक। हमें क्या असेस करना है, ब्रेन स्टेम फंक्शन अगर हमें असेस करना होगा तो हम क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे, तो क्या यूज करते हैं हम लोग, कोल्ड कैलोरिक टेस्ट जो है यूज करते हैं, ठीक है। ग्लासगो कोमा स्केल जो होता है वो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होता है किसका, पेशेंट के कॉन्शियसनेस का, ठीक है। तो बी जो होगा वो रॉन्ग होगा। ब्रैडन स्केल जो होता है वो किसके लिए करते हैं हम, बेड सोर के लिए, ठीक। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो इसके लिए यूज करेंगे, ब्रेन पार्ट प्रॉपरली वर्क करे, प्रेशर नॉर्मल मेंटेन रहे, इसके लिए करते हैं ना, ब्रेन स्टेम के लिए जो है नहीं करें। तो कोल्ड कैलोरी टेस्ट होता है क्या, इसको हम देखते हैं। सो कोल्ड कैलोरी टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, ये ब्रेन स्टेम, अगर ये क्या होता है, ये ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स को असेस करना हो तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस को अगर हमें चेक करना है तो कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, एक नंबर पे मैं काम कर रही तो उसका नाम क्या होगा, कोल्ड कैलोरिक टेस्ट, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, कोल्ड कैलोरिक टेस्ट होगा, ठीक है। एक नंबर आपको इस पे मिल सकता है। और इसका फंक्शन क्या होगा, ये बेसिकली किसको चेक करने के लिए किया जाता है, तो जो हमारा 8th क्रैनियल नर्व में वेस्टिबुलर नर्व है उसके लिए, ठीक है। वेस्टिबुलर नर्व फंक्शन चेक करने के लिए हमें करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ये तो कॉन्सेप्ट पता ही होगा आप लोगों को, काउस, ठीक। अगर हम ईयर में एनएस जो है, अगर हम कोल्ड एनएस यूज कर रहे हैं
और उसके बाद अगर उसकी आइज जो होती है वो मूवमेंट जो होता है उसका अपोजिट साइड होता है, ठीक है। निस्टेगेमस देखने को मिल रहा हो, वर्टिगो देखने को मिल रहा हो, दैट मीन्स पेशेंट का ये क्या है, नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। क्या अगर हम कोल्ड वाटर यूज कर रहे हैं और अपोजिट आइस देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स क्या है, ये नॉर्मल है। अगर हम वार्म वाटर यूज कर रहे हैं और सेम साइड में हमें देखने को मिल रहा है ये चीजें, वो क्या है हमारा, ये नॉर्मल फंक्शन में कंसीडर करेंगे हम। काउ से आप लोग याद रखिए इस चीज को, कोल्ड कैलोरी रिफ्लेक्सेस, ठीक है, चेक करने के लिए। कोल्ड वाटर यूज किया, अपोजिट साइड में आई का मूवमेंट हुआ। वार्म वाटर यूज किया और सेम साइड में आई मूवमेंट हुआ और वर्टिगो साथ में प्रेजेंट है, दैट मीन्स नॉर्मल रिस्पॉन्स हो रहा है किसका, ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस का, ठीक है। अगर ये चीजें नहीं हो पा रही है, अगर इन केस अगर आपका जो है ये आपने कोल्ड वाटर यूज किया और आइस का अपोजिट साइड में वॉलंटरी मूवमेंट नहीं हो रहा है, निस्टेगेमस नहीं देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स एम नॉर्मल, आपका ब्रेन स्टेम जो है रिफ्लेक्स नॉर्मल नहीं है, ठीक। वार्म वाटर यूज किया और सेम साइड में देखने को नहीं मिला, दैट मीन्स एम नॉर्मल। सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा व्हाट द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ए क्या है आप लोगों का राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखेंगे हम लोग। विच कॉर्टिकल एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ स्पीच। स्पीच फॉर्मुलेशन के लिए कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सेरिबेलम एरिया मसल कोऑर्डिनेशन बैलेंसिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है वो टेम्परेचर के लिए यूज करेंगे, हंगरनेस के लिए यूज करेंगे। हिपोकैम्पस जो होता है वो किसके लिए करेंगे, मेमोरी के लिए। तो सबको हटाने के बाद आपका राइट आंसर क्या हो रहा है, ब्रोका एरिया। हमें काटने छाटने भी आना चाहिए क्वेश्चंस को देख। ब्रोका एरिया का दूसरा नाम क्या है, स्पीच सेंटर, ये आपका एक नंबर दिलाएगा। एरिया ऑफ अ लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, कहाँ पे पाया जाएगा हमारा, जो ब्रेन का हेमिस्फीयर होता है उसके लेफ्ट साइड में क्या देखने को मिलेगा हमारा, ब्रोका एरिया। क्या कंटेन करता है ये, मोटर स्पीच एरिया, ठीक। हम क्या बोल रहे हैं, जैसे अभी जो मैं बोल रही हूँ, आप क्या बोल रहे हैं, ये क्या कौन करेगा, मोटर स्पीच एरिया। और कंट्रोल मूवमेंट ऑफ टंग, टंग मूवमेंट का, लिप मूवमेंट का, वोकल कॉर्ड के मूवमेंट पे कौन वो करता है, ये ब्रोका एरिया वो करता है, ठीक है, वर्क करता है, ठीक। और ब्रोका एरिया अगर अफेक्ट हो रहा है, एफेजिया देखने को मिल रहा है, ठीक, तो दैट मीन्स आपका जो है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर का जो ये ब्रोका एरिया पार्ट है ब्रेन का, वो अफेक्ट हुआ है, ठीक है। बोल नहीं पा रहा, लिपसिंग मूवमेंट नहीं हो रहा है, वोकल कॉर्ड वर्क नहीं कर रहा है, टंग्स मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया इसको, ये ब्रोका एरिया जो है वो माल फंक्शन हो गया है, ठीक है। बेसिकली अफेक्ट किस में होगा, स्ट्रोक के कंडीशन में ये देखने को मिलता है। आपके पास एक स्ट्रोक पेशेंट आता है और वो बोल नहीं पा रहा है, आप तुरंत ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या अफेक्ट हुआ है उसका, जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर में स्फीयर में हमारा ब्रोका पार्ट होता है वो क्या हुआ, अफेक्ट हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों, सो डी इज द राइट आंसर। आपको यहाँ से एक नंबर मिलेगा, ठीक। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें भागना नहीं है कि प्रो का एरिया जो है किसको अफेक्ट करता है, मूवमेंट को भी ये कंट्रोल करता है। बेसिकली कौन कौन से मूवमेंट को पूछ सकता है आपसे, टंग मूवमेंट इज कंट्रोल बाय विच एरिया, तो आपके पास आंसर होना चाहिए ब्रो का एरिया, लिप्स। लिप्स किससे कंट्रोल होगा, ब्रो का एरिया से, वोकल ब्रो का एरिया से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ पेशेंट इज राइट साइड वीक, पेशेंट का क्या है, राइट साइड क्या हो रखा है, वीक हो रखा है, what should be the most accurate analysis by the nurse। अगर उसका राइट साइड वीक है तो एक्सप्रेसिव एफेजिया इज प्रोमिनेंट ऑन क्लाइंट्स राइट साइड वीकनेस, ये देखने को मिल सकता है, ठीक। और अफेक्टेड लोब इन द पेशेंट इज राइट लोब, कभी भी जो हमारा ये ब्रेन का अलग ही वो होता है। अगर ब्रेन का लेफ्ट साइड इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, ब्रेन का क्या है, लेफ्ट साइड इन्वॉल्वमेंट है, तो बॉडी कौन सी अफेक्ट होगी, राइट साइड। अगर ब्रेन का राइट पार्ट इन्वॉल्वमेंट है तो बॉडी क्या होगी, लेफ्ट साइड इन्वॉल्वमेंट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्रेन में हमारे क्या पाए जाते हैं, कॉन्ट्रालैटरल जो होता है कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रालैटरल कोऑर्डिनेशन की वजह से अपोजिट जो होता है वो पार्ट अफेक्ट होता है, ठीक है।
बोलते हैं ना लोग कि उसका लेफ्ट साइड पैरालिसिस हुआ है, दैट मीन्स पेशेंट का राइट साइड ब्रेन जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इसी वजह से उसका लेफ्ट साइड पैरालिसिस देखने को मिल रहा है। अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो बी जो है वो आपका राइट आंसर नहीं होगा। और क्या बोल रहा है ये हमारा, अगर राइट साइड वीक है तो क्लाइंट विल हैव प्रॉब्लम इन जजिंग डिस्टेंस एंड प्रोसेप्शन। जजिंग डिस्टेंस और प्रोसेप्शन में क्लाइंट को प्रॉब्लम तब होगी जब उसका क्या इन्वॉल्व होगा, ये चीज जजिंग का क्या होगा हमारा, ये फ्रंटल जो होगा जब वो अफेक्ट होगा तो ठीक है। क्लाइंट ओरिएंटेड टू टाइम स्पेस विल मच अफेक्ट, ओरिएंटेशन टाइम स्पेस ये जो होगा वो हमारा आईसीपी हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, इन सब कंडीशन में अल्टर होगा, उसके बाद देखने को मिलेगा। सो ये भी नहीं होगा। सो आपका राइट आंसर क्या होगा, एक्सप्रेसिव एफेजिया, मतलब पेशेंट कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा क्योंकि राइट साइड उसका वीकनेस है, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, आशा करते हैं। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो तो क्लासेस को लाइक करें और क्लासेस शेयर करें। अपना काम भूलना करना मत भूलें आप प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड। ठीक, क्या बोल रहा है ये, वो पेशेंट जो है बोले हुए शब्द को समझ नहीं पा रहा है और बोल नहीं पा रहा है, किसमें, इंसोम्निया जो होता है, लैक ऑफ स्लीप, ठीक। एग्नोसिया जो होता है वो, एफेजिया जो होता है, एप्रेक्सिया जो होता है वर्क के लिए होता है, तो दैट इज द रॉन्ग। एग्नोसिया जो होता है वो टेस्ट के लिए होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफेजिया, ठीक। एग्नोसिया मतलब टेस्ट ना आना, ठीक। सो मैं आप लोग को ये बता रही हूँ, एग्नोसिया क्या है, टेस्ट, टेस्ट परसेप्शन अल्टर, ठीक। टेस्ट परसेप्शन अल्टर्ड होना, ठीक। इंसोम्निया पता ही है आप लोगों को, स्लीपिंग पैटर्न चेंज, स्लीपिंग पैटर्न अल्टर। एप्रेक्सिया मतलब एब्सेंट मूवमेंट, मसल मूवमेंट, ठीक। सो राइट आंसर क्या होगा आपका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। एक्सप्रेसिव एफेजिया क्या होता है, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन होता है ये, जो आपको एक नंबर दिलाएगा, ठीक है। एक्सप्रेसिव एफेजिया क्या होगा, पर्सन में अंडरस्टैंड द स्पीच, आप जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो पेशेंट जो है, वो पर्सन जो है वो समझ रहा है, ठीक है। बट डिफिकल्टी इन स्पीकिंग फ्लुएंटली, लेकिन वो उस चीज को फ्लुएंटली जो है वो बोल नहीं पा रहा है। जैसे आप बोल रहे हैं कि पेशेंट से, आज आपने मेडिसिन ली, आज दवा खाई, तो पेशेंट जो है क्या बोल रहा है, पेशेंट बोलना तो चाह रहा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है कि हाँ ले लिया या नहीं लिया, तो डिफिकल्टी हो रही है उसको, दैट मीन्स क्या है, ये एक्सप्रेसिव एफेजिया है, ठीक। और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डिफेक्ट इन ब्रोका एरिया ऑफ स्पीच। कहाँ पे पाया जाता है, अभी बताया था, लेफ्ट फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन। एक्सप्रेसिव एफेजिया किसके अंदर, किसके डिफेक्ट की वजह से देखने को मिलेगा, ये लेफ्ट साइड जो हमारा फ्रंटल लोब के ब्रेन में जो होगा अफेक्ट होगा, तब देखने को ये मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, रिसेप्टिव एफेजिया। रिसेप्टिव एफेजिया दैट मीन्स आप जो बोल रहे हैं वो पेशेंट समझ ही नहीं पा रहा है, ठीक। इसका दूसरा नाम क्या है, वर्निक्स एफेजिया, ठीक। आप पेशेंट के पास जाते हैं और पेशेंट को बोलते हैं आज आपका क्या होना है, सीएबीजी होना है, ठीक है, सीएबीजी होना है, और उसके बाद आपका क्या होगा, एक एंजियोग्राफी होगा, और एंजियोग्राफी होगा, उस आप ये चीज उनको बता रहे हैं पेशेंट को, और पेशेंट जो है उस चीज को रिसीव नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो दैट मीन्स वो क्या है, रिसेप्टिव एफेजिया है। उसका अदर नेम क्वेश्चन आ सकता है, ये अदर नेम क्या, वर्निक्स एफेजिया बोलते हैं, ठीक है। इनएबिलिटी ऑफ अ क्लाइंट टू अंडरस्टैंड द स्पोकन एंड रिटन वर्ड। ऐसा नहीं कि जो आप बोल रहे हैं अगर आप पेशेंट के सामने लिख कर भी ले जाते हैं साइन बोर्ड पे कि आज आपका ये टेस्ट होना है, ऐसा होना है, आज आपके साथ जो है वो ये आज आपकी सर्जरी होनी है, लिख के ले जाओ आप बहुत स्मार्टली,
अगर इस पेशेंट रिसेप्टिव एफेजिया से सफर कर रहा है ऑन दैट टाइम पेशेंट विल नॉट कैच योर लैंग्वेज। ओके, सो अच्छा, ये रिसेप्टिव एफेजिया किस में देखने को मिलेगा? एक्सप्रेसिव एफेजिया जो होगा वो हमारा ब्रोका एरिया के फ्रंटल लोब में देखने को मिलेगा, ठीक है, अफेक्ट होगा तो। और जो हमारा ये रिसेप्टिव होता है वो किस में देखने को मिलेगा? वर्निक्स एरिया किसके अंदर? टेम्पोरल लोब के अंदर पाया जाता है। वो अगर अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तब देखने को क्या मिलेगा? हमारा रिसेप्टिव एफेजिया। राइट साइड राइट हैंडेड पीपल में जो होगा ये, लेफ्ट इन राइट हैंडेड पीपल में जो है ये देखने को ज्यादा मिलता है, ठीक है। सो क्लियर हो गया होगा। रिसेप्टिव एफेजिया का दूसरा नाम वर्निक्स एफेजिया है, ये आपको एक नंबर दिलाएगा। और कौन से पार्ट के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है? तो पहला चीज तो टेम्पोरल लोब, ठीक। रिसेप्टिव एफेजिया टेम्पोरल लोब इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। कौन से एरिया की वजह से होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्निक्स एरिया। एक एक नंबर ये जरूरी है, ठीक है। और जो हमारा एक्सप्रेसिव एफेजिया वो कौन सा? फ्रंटल लोब इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। सो क्लियर हो गया होगा, आशा करती हूँ मैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा एफेजिया होगा। स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन इन द लेफ्ट फ्रंटल लोब। अभी क्लियर होगा आप लोगों का कि बात किसकी कर रहा है? ये फ्रंटल लोब की बात कर रहा है, ठीक। ऑफ द ब्रेन कैन कॉज रिसेप्टिव एफेजिया। नहीं, रिसेप्टिव एफेजिया नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये किसको इन्वॉल्व करेगा? हमारा टेम्पोरल लोब इन्वॉल्वमेंट की वजह से होगा। और कौन से एरिया में? वर्निक्स एरिया में होगा, ठीक। सो एक्सप्रेसिव एफेजिया देखने को मिल सकता है क्या? हाँ, एक्सप्रेसिव एफेजिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। सीजर विद विजुअल ऑरा। सो अगर लोब पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो उसकी वजह से सीजर्स और विजुअल ऑरा देखने को नहीं मिलता है, स्पेशली फ्रंटल लोब पे, ठीक है। विजुअल ऑरा और सीजर्स विजुअल ऑरा तो देखने को किसमें मिलेगा? हमारा ऑक्सीपिटल जब इन्वॉल्व होगा तब, ठीक है। निस्टेगमस और हाइपरस्थेसिया ये भी देखने को फ्रंटल लोब इफेक्ट होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें? B1 इज द राइट आंसर। देखा, अभी एक नंबर आप लोगों को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेम ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय लॉस ऑफ एबिलिटी टू एक्सक्यूट और कैरी आउट स्किल। कौन सा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो करेक्टराइज होता है एबिलिटी टू लॉस एंड कैरी आउट स्किल मूवमेंट एंड गैशर हैविंग अ डिजायर एंड फिजिकल एबिलिटी टू परफॉर्म दैट, ठीक। इनवॉलेंट्री अगर वो स्किल मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, किस में देखने को मिलेगा? हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। एनहेडोनिया देखने को, एनहेडोनिया जो होता है, एनहेडोनिया इमोशनल लेस होता है। पेशेंट जो होता है एकदम म्यूट होता है, जैसे कि किसी पार्टी में गया वो और पार्टी में जो है लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, उसको समझ में नहीं आएगा कि उसको क्या करना है। एनहेडोनिया नहीं होगा। एप्रेक्सिया हो सकता है क्या? एप्रेक्सिया ही है, एप्रेक्सिया हो नहीं सकता है। एप्रेक्सिया ही है। एपैथी मतलब जो होता है अफेक्ट जो होता है वो एकदम म्यूट होना, ठीक है। एपैथी अलग है। एमनेसिया मतलब मेमोरी लॉस होना। तो मेमोरी लॉस तो इसमें ऑप्शन में पूछ नहीं रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है वो क्या नहीं कर पा रहा है? इनएबल है किसमें? कैरी आउट स्किल मूवमेंट को करने। तो एफेजिया जो होगा इसका राइट आंसर होगा। वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, गैशर नहीं मेंटेन कर पा रहा है जैसा चाहिए उसको, फिजिकल वर्क नहीं कर पा रहा है, तो किसके अंडर आ जाएगा ये? एप्रेक्सिया के अंदर आ जाएगा। इनवॉलेंट्री perform a purposive movement or activity although there is a no sensory or motor impairment called apraxia। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? B1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या हम लोग देखेंगे? केमिकल दैट रिड्यूस और इनहिबिट द परसेप्शन ऑफ पेन। कौन सा केमिकल है जो पेन परसेप्शन को जो है वो कम करता है, ठीक है। सो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो पेन परसेप्शन को कम नहीं करता, इनहांस करता है, ठीक है। सो ए जो है वो आपका रॉन्ग आंसर होगा। ल्यूकोसिट्रेंस जो होता है वो क्या होता है? हमारा हिस्टामिन्स होते हैं, ठीक है। केमिकल मीडिएटर्स होते हैं ये। कभी हमारा इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है तो ये केमिकल मीडिएटर्स निकलते हैं, ठीक है। ये हमारा नहीं होगा। सीरोटोनिन जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के फंक्शंस पे जो है वो वर्क करता है, ठीक है। पेन परसेप्शन पे ये सीरोटोनिन वर्क नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? इंडोरफिन,
ठीक है। इंडोर्फिन हमारे बॉडी का नेचुरल नेचुरल पेन पर केमिकल होता है जो इनहिबिट करता है, ठीक है। इंडोर्फिन क्या होता है हमारा नेचुरल पेन इनहिबिटिंग केमिकल होता है, ठीक है। अगर बॉडी में पेन हो रहा है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक जो होता है बॉडी डिफेंस करती है, तो ये इंडोर्फिन हमारे बॉडी में निकलेगा और पेन के परसेप्शन को ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ये कम करेगा, ठीक है। ये क्या होता है हमारा इंडोर्फिन का क्या होता है, इंडोर्फिन इज अ इंडोजिनस ओपियाइड्स। कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हमारे ब्रेन से। इंड्यूस एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया यूज क्यों करते हैं, ताकि पेन को कम कर सके, ठीक है। अच्छा, इसके इसकी तो परिवार भी तो होंगे इंडोर्फिन के, तो देखते हैं कितनी फैमिलीज होती हैं इंडोजिनियस ओपियोइड्स के होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये मिल रहा है इनकेफेलिन्स, डाइनोफिन और नोसिट्रिन और फिन, तो अगर ऐसा ऑप्शन में भी आ रहा है कि विच केमिकल इज इनहिबिट द परसेप्शन ऑफ पेन, उसमें ऑप्शन में दे दिया गया आपके पास क्या, इनकेफेलिन, डाइनो डाइनोरफिन या फिर नोसेप्टिन, तो आपको क्या आंसर देना है, ये आंसर लगाना है और ये एक एक नंबर आपको दिलाएगा। तो यहाँ से आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंडोर्फिन इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर पेन मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व कटिंग अ नर्व रूट टू रिलीव पेन। क्या बोल रहे हैं, पेन मैनेजमेंट के लिए अगर हम क्या नर्व रूट नर्व रूट का सर्जिकली जो है वो सर्जिकली कट कर रहे हैं, तो उसको क्या नाम देंगे हम, रिजोटमी। क्राई एनाल्जेसिया नहीं यूज करेंगे, ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन जो होता है वो कैंसर पेशेंट में यूज किया जाता है, कॉर्डोटमी नहीं यूज किया जाता है, ठीक। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रिजोटमी। सो डी इज द राइट आंसर। किसके लिए यूज करेंगे हम, ब्रेन कैंसर पेशेंट में, ग्लियोमा वगैरह की कंडीशन में हम यूज करते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे, व्हाट इज द मिरैल्जिया परिस्थेटिका। घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, है क्वेश्चन वन लाइनर ही, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पब्लिक हेल्थ नर्सिंग के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में आप क्या ये आपको क्या बना सकता है, फ्यूचर में ये आपको क्या बनाएगा, पीएचएन बना देगा इंडिया का, ठीक है। ठीक है, अभी ये पीएचएन हाल ही में स्टार्ट हुआ है, मतलब 1-2 अटेम्प्ट ही हुआ है इसका जो है वैकेंसी का, तो इस पे हम लोग क्लासेस डाल रहे हैं ताकि आप लोगों को जो है हेल्प मिल सके। सो क्या है ये हमारा मिरैल्जिया पैरेस्थेटिका, नाम से नहीं घबराना है। ये क्या होता है, अगर कंप्रेशन हो जाए किसमें, फीमोरल नर्व में, किसमें देखने को मिलता है ये, कंप्रेशन ऑफ लैटरल फीमोरल नर्व में, ठीक। अगर ऐसा हो रहा है तो पेशेंट आपको बोलेगा कि उसके लेटरल साइड के थाई में उसको बोलेगा वो वार्म हो रहा है, पेन हो रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन ऐसा कुछ चल रहा हो, ऐसा वो कंप्लेन करेगा। ऐसा आके अगर पेशेंट आपके पास आता है, बोलता है मैडम मैडम या फिर सर आपको पता है मेरा जो थाई है थाई है उसके जो है साइड में जो होता है वो क्या हो रहा है, पेन हो रहा है मुझे, ऐसा लगता है वहां पे कुछ चल रहा है, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि क्या है ये, मरेल्जिक प्रेस्थेटिक कंडीशन है। तुरंत आप कहाँ भेज देंगे पेशेंट को, कहाँ भेजना है, हेल्थ केयर एससीपी के पास आराम से भेजेंगे, बोलेंगे जाओ बेटा वहां जाओ दिखा के हो ना, जो भी होता है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस। आपका काम क्या है, पहचान के आगे फॉरवर्ड कर देना, देखो भाई प्रॉब्लम हो रही है, अभी आगे आप संभाल लो, ठीक है। अगर हमें पहचानने नहीं आएगा
और मीडियन नर्व का कंप्रेशन होगा तो कार्पल टनल देखने को मिलेगा, ठीक है। सियाटिक नर्व इन्वॉल्वमेंट होगा तो पीआईडी देखने को मिलेगा। आर्म और उसका होगा तो आपको पता है कि कार्पल नर्व का वो होगा, देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। भागना नहीं है क्वेश्चन देख के, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, 1 नंबर ये दिलाएगा आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिरालजिया पेरिस्थेटिका। अच्छा, इसका एक और नाम है, क्या नाम है, बर्नहर्ट्स रोथ सिंड्रोम आता है, ये क्वेश्चन आया है। सो 1 नंबर ये भी आपको दिलाएगा। व्हाट द अदर नेम ऑफ मिरालजिया पेरिस्थेटिका, तो व्हाट द अदर नेम, बर्नहर्ट रोथ सिंड्रोम। ये क्या होता है, पेन एंड हाइपर एस्थीसिया देखने को मिलेगा कहाँ पे, आउटर फीमोरल सरफेस ऑफ द लेटरल साइड। अच्छा, किसकी वजह से देखने को मिलेगा, कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, फीमोरल लेटरल साइड की क्यूटेनियस जो नर्व है उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से देखने को ये मिलेगा। पहचानेंगे कैसे आप, पेशेंट आके क्या बोलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लेटरल साइड पे कुछ चल रहा है और मुझे नंबनेस हो रहा है वहां पे, आप कोई स्टिमुलाई दे रहा है तो मुझे फील नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ जल रहा है, ठीक है। और पेन कहाँ देखने को मिल रहा है, मेरे आउटर थाई के साइड में हमें पेन देखने को मिल रहा है। सो आप तो आइडेंटिफाई कर ही लेंगे क्योंकि आप कहाँ से पढ़ के गए, गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेस से, ठीक है। तो फटाक से बता देना है, किसको इन्फॉर्म कर देना है, एससी को, या फिर बोल देना है कि आपको जो है अपॉइंटमेंट ले लेना चाहिए ताकि आगे फर्दर कुछ डैमेज ना हो, ठीक। सो राइट आंसर आप लोगों को क्लियर हुई क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन तो आई ये वाला कि अदर नेम ऑफ endorphin. So, which one of the following called the second process of nociceptive pain? ठीक, नोसेप्टिव पेन्स क्या होता है, नोसेप्टर्स जो होते हैं वो एक फ्री नर्व्स एंडिंग होता है, ठीक है। और ये किसके लिए होता है, फ्री नर्व्स एंडिंग फॉर पेनफुल स्टिमुलाई। अगर पेनफुल स्टिमुलाई आपको मिल रहा है तो ये जो हमारे नोसेप्टर्स होंगे, नोसेप्टिव्स होंगे, जो ये हमारे यही बताएंगे कि अच्छा कुछ तो तुम्हें चुभा रहा है, ठीक है। नोसेप्टिव पेन इज द टाइप ऑफ पेन विच इज प्रोड्यूस बाय, किसकी वजह से, एक्टिवेशन ऑफ पेरिफेरल न्यूरो रिसेप्टर नोसेप्टर्स, ठीक है। इसका शेप कैसा होगा नोसेप्टर्स का, जो पेरिफेरल एरिया में प्रेजेंट, ऐसा सी शेप देखने को मिलेगा, ठीक। हमारे हाथ पैर में देखने को ये चीजें मिलेंगी, पेरिफेरल नर्व्स जहाँ जहाँ होंगे वहां देखने को ये मिलेगा, ठीक। और ये बता ही दिए, इसके कितने टाइप्स के ये पेन होते हैं, एक तो सोमैटिक पेन होता है जो कि मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम्स में होता है, एक विसरल होता है जो कि इंटरनल ऑर्गन्स की इंजरी की वजह से देखने को मिलता है। अच्छा, ये पेन का जो फेज होता है वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। सबसे पहले पेन में क्या होगा, ट्रांसडक्शन होगा, देखने को मिलेगा। नेक्स्ट उसमें क्या देखने को मिलेगा, सेकेंड वन क्या बोलोगे, ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, मॉड्यूलेशन देखने को मिलेगा, फिर उसको क्या होगा, परसेप्शन होगा। क्या होगा, पहले वो ट्रांसडक्ट होगा, ट्रांसमिट होगा, फिर मॉड्यूल होगा, फिर क्या देखने को मिलेगा, परसेप्शन। तो सेकंड जो प्रोसेस होगा नोसेप्टिव पेन का वो क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। पहला क्या होगा हमारा, ट्रांसडक्शन होगा, सेकंड जो होगा ट्रांसमिशन होगा, थर्ड जो होगा वो मॉड्यूलेशन होगा, फोर्थ क्या होगा आपका, परसेप्शन होगा, ठीक है। सो व्हाट द राइट आंसर इज, ये भी पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द फोर्थ परसेप्शन ऑफ नोसेप्टिव पेन। तो आप लोगों को अगर पता होगा तो फोर क्या होगा, परसेप्शन होगा, ठीक है। लास्ट में हमें फील होता है कि कोई हमें जो है नर्व स्टिमुलाई दे रहा है, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो आज के लिए जो है क्लासेस इतने तक ही हैं। अगर क्लासेस आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो क्लासेस को लाइक करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ही है ताकि आप लोग को क्लासेस का जो नोटिफिकेशन है वो मिले, और क्लासेस शेयर करें ताकि जो आप लोगों का ये एम है पीएचएन का और आरआरबी का वो बाकी लोगों के पास भी पहुंच सके और आपकी क्लासेस